चलो देखो सवाल क्या है। हमें कहा है कि देयर इज स्प्रिंग देयर इज अ स्प्रिंग एंड उस स्प्रिंग को स्पीयर अटैच है। स्पीयर ऑफ मास m a sphere of mass m is attached to a spring on a inclined in unstretched position। इस प्रकार से कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस प्रकार से एक छोटा स्पीयर है और इस स्पीयर को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके रखा है। ठीक है, अनस्ट्रेच पोजीशन में, और समहाउ इस स्प्रिंग को जगह पर रखा है। अब सडनली इस स्प्रिंग को रिलीज कर दिया। ठीक है, और क्या कहा कि देयर इज ओनली रोलिंग मोशन इज पॉसिबल। तो इसका कितना इलोंगेशन होगा बता दो। और यहाँ पर एंगल दिया है, दिस इज 30। सवाल आया क्या ध्यान में? एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को एक स्पीयर जिसका मास m है वो अटैच है, एंड नाउ सडनली दिस स्पीयर इज रिलीज्ड। सो यहाँ पर कितना इलोंगेशन होगा, स्प्रिंग का होने वाला इलोंगेशन ये बता दो। तो देखो, स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। लेट x बी द इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होगी। कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो, रोलिंग के कारण ओनली रोलिंग मोशन पॉसिबल है। इसका मतलब फ्रिक्शन तो है बट फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पॉइंट कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, जो पॉइंट ऑफ स्पीयर, स्पीयर का जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है उसकी और सरफेस की रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है। इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस, तो इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। मतलब क्या? इसका मतलब ये अगर शुरुआत के पोजीशन से रोल होकर यहां तक पहुंच गया, ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। सही है क्या? अब देखो, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। ये हाइट अगर ये नीचे आया है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट या स्प्रिंग का इलोंगेशन है, एंड ये एंगल थीटा रहेगा। इसको मैं अगर x कह रहा हूं क्योंकि ये स्प्रिंग का इलोंगेशन है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? x साइन थीटा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, दैट विल बी mg इंटू एक्स साइन थीटा। तो इलोंगेशन पूछा है, मतलब x की वैल्यू पूछी है। सही है क्या?
ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था। A thin uniform ring is rolling down an inclined plane of inclination 30 degree without sleeping. Find acceleration along the inclined plane. Find acceleration along inclined plane. कौन है? यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रिंग है। थीटा की वैल्यू दी है, कितनी है? 30 डिग्री, ठीक है। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और हमने एक्सीलरेशन निकाला था, क्या रिलेशन आया था? g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r², याद है क्या? यही रिलेशन से यहां से अगर बॉडी नीचे आती है तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ m vcm² प्लस हाफ i ओमेगा², ठीक है। इसको हमने किसके साथ इक्वेट किया था? पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट mgh, ठीक है, और फिर इसे सॉल्व किया था, ठीक है। चलो तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आने वाला है? g इंटू साइन 30, सही है। क्या एक्सीलरेशन रहेगा सेंटर ऑफ मास का? g/4। क्या ऑब्जेक्ट चेंज होने से एक्सीलरेशन चेंज होगा? रिंग के जगह डिस्क आ जाएगी तो ये चेंज होगा क्या? यस सर। हाँ, ये चेंज होने वाला है। चलो देखो, a solid cylinder of mass capital M and radius r rolls down an inclined plane of height h,
सेकंड लास्ट स्लाइड बताओ ना। हाँ, कैलकुलेट ओमेगा when it reaches the bottom. तो क्या कहना है इस सवाल में? A solid cylinder of mass m and radius r rolls down an inclined plane. इस प्रकार का कोई प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर से एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, कोई एक सॉलिड सिलेंडर रोल डाउन होता है, नीचे आता है। मास m है, रेडियस कैपिटल R। तो आपको पूछा है और इसकी हाइट है h। यहां पर ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो देखो बड़ा आसान सवाल है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या क्या सर कि एक तो ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका एम आई रहेगा, क्या रहता है सॉलिड सिलेंडर का? हाँ सर, बढ़िया, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? ये रहती है √2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r²। सही लिखा है क्या? सही है ना? हाँ सर, ये भी सही है। पुट कर दो वैल्यू, 2gh 1 + k² मतलब r²/2, r² कैंसल, सो 1/2 रहेगा। तो दिस इज 3/2, 2 ऊपर चले गए तो दिस इज 4/3gh, ठीक है। अब देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, therefore ओमेगा इक्वल टू v/r, ठीक है। so this implies ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू v² अपॉन r²। तो यहाँ पर आ जाएगा v², ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 4gh/3 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। तो ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2/r √gh/3। ओमेगा इक्वल टू 2/r √gh/3। अब देखो, है एक चीज ध्यान में रखो, बहुत बार क्या होता है, वैल्यूज पुट करने की जगह इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट कैलकुलेशन वाला पार्ट कम हो और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन वाला पार्ट बढ़े, ठीक है। चल जाए आगे। A thin rod of mass capital M and length L find alpha for the case shown in figure।
क्या प्रकार की केस है? तो इस प्रकार का रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर एक हिंज है और यहाँ पर कोई रॉड है और अब इस रॉड पर ना एक फोर्स अप्लाई हो रहा है which is making an angle of 30 degree with horizontal. ठीक है, अब आपको पूछा है अल्फा निकालना, फाइंड अल्फा, और दिया क्या है, इसकी लेंथ है एल और मास है कैपिटल है। चलो कैसे कर सकते बताओ जरा। कैसे करें? तो देखो दो चीजें ध्यान में रखनी है हमें। एक, टॉर्क के वर्क हम इसके कंपोनेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल, ये तो इसे रोटेट करने की कोशिश नहीं करने वाला है। सो रोटेट कौन करेगा? ये वर्टिकल कंपोनेंट। पूरा रोटेट करने का काम ये वर्टिकल कंपोनेंट करने वाला है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अंदर धक्का मारेगा। ठीक है, याद है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो ये जो टॉर्क रहेगा, इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये रहता है आर क्रॉस एफ, दैट इज आर एफ साइन थीटा। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो ये एफ साइन थीटा मतलब अपोजिट वाला, थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट, यही रोटेट करने वाला है अबाउट दिस एक्सिस, इस प्रकार से। ठीक है, सो देखो टॉर्क तो आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर ये पॉइंट फिक्स है, रॉड की लेंथ एल है तो रेडियस यहाँ पर एल आ जाएगी। एफ पता है, साइन थीटा, थीटा पता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्या टॉर्क निकालने का कोई और तरीका है क्या? कौन सा तरीका है? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। बहुत बढ़िया, अल्सो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अल्फा निकालना है, आई की वैल्यू पता है, क्या रहेगी आई की वैल्यू? एम आर स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर बाय 2 किसके लिए होता है? इन रॉड के लिए। इन रॉड के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2 है? नहीं है। तीन रॉड के लिए तो एम एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर 12। बाय 12। एम एल स्क्वायर बाय 12। क्या डायरेक्टली एम एल स्क्वायर बाय 12 पुट कर सकता हूं मैं? एम एल स्क्वायर बाय 12 किसके लिए है? एम एल स्क्वायर बाय 12 है फॉर अ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस क्रॉसिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्या ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है क्या? क्या ये रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है? नो सर। नहीं सर, देखो हमारा एम एल स्क्वेयर बाय 12 जो आता है, इट इज फॉर दिस एक्सिस। ठीक है, जो इसके सेंटर से पास होता है। अभी जो एक्सिस है इट इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। अभी वाला एक्सिस जो है इट इज पासिंग थ्रू दिस एंड पॉइंट। टू बी मोर प्रिसाइज, मैंने इसे इस प्रकार से दिखाना चाहिए, इसके प्लेन को परपेंडिकुलर।
अभी हमारा जो एक्सिस है वो इस प्रकार से एंड पॉइंट से पास हो रहा है, और ये ml स्क्वायर बाय 12 वाला जो पार्ट है इट इज अबाउट दिस एक्सिस। फिर इसके अबाउट कितना रहेगा, इसे अगर मैं O मानता हूं तो IO क्या रहेगा, क्या रहेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, I about O is moment of inertia about axis passing through center of mass plus a mass of body into distance between two axes का square। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इट इज ml स्क्वायर बाय 12, ये आ गया ml स्क्वायर बाय 4, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया सो डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 ml स्क्वायर बाय 12, इट विल बिकम ml स्क्वायर बाय 3। सही है क्या, इसलिए अभी हम लिखेंगे r into f sin theta equal to I naught into alpha, therefore alpha equal to rf sin theta अपॉन I, r की वैल्यू l, f तो f है, sin 30 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू क्या है, ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2। 1/2। ठीक है, पुट कर दो, क्या कैंसिल हो रहा है देखो, करो कैलकुलेशन, एल अपॉन एल कैंसल, मतलब एल स्क्वायर का एक एल कैंसल, ये 3 ऊपर चले गए, सो दिस इज 3/2 एफ अपॉन एम एल। सही है क्या, देखो अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में ml स्क्वायर बाय 12 ही आएगा। क्वेश्चन में क्या हो रहा है ये अगर सोचेंगे तो अपन इसे ठीक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या सवाल है, अ थिन सर्कुलर रिंग फर्स्ट स्लिप्स डाउन, ऐसे दो आइडेंटिकल प्लेन्स है, ठीक है, पहले क्या हो रहा है, ये जो रिंग है ये स्लिप होते हुए आ रही है, और दूसरी, जस्ट एक मिनट है, देखो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग नहीं होगा, सिर्फ स्लाइड होते होते ये नीचे आ जाएगा, जस्ट लाइक एक आइस क्यूब किसी स्लाइड पर रखा है, वो आइस क्यूब की ट्रांसलेशन मोशन होगी, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा रफ है, तो ये जो पॉइंट है इसकी मोशन के लिए अपोजिशन होगा, तो ऑब्वियसली ये रोल होते होते नीचे आएगा। ठीक है, सो पहले केस में अगर लगने वाला टाइम t1 है, दूसरे केस में लगने वाला टाइम t2 है, तो आपको ये टाइम t1 t2 के रेशो निकालने हैं। तो एक चीज हमें ध्यान में आ जाएगी, सर रिंग का mi क्या होता है, mr स्क्वायर विच इज इक्वल टू mk स्क्वायर, इसका मतलब k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, फिर आप कहोगे सर केस 1 जो है जहां पर स्लीपिंग हो रहा है, तो ये तो हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट जैसा हो गया, और यहाँ पर ये नीचे आता है बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर इसकी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इफ दिस इज एंगल थीटा, ये भी थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो रहेगा, ये वाला, दिस विल बी g sin थीटा। ठीक है,
ये जी है तो ये वाला जी साइन थीटा रहता है, ये वाला कंपोनेंट जी कॉस थीटा रहेगा। सो यहाँ पर एक्सीलरेशन है स्लीपिंग के केस में जी साइन थीटा, और हमें पता है इन केस ऑफ रोलिंग एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी हमने निकाला था, ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा बाई 2। पर सर यहाँ पर तो टाइम पूछा है, आपने एक्सीलरेशन क्यों निकाला, कौन बता सकता है? एक्सीलरेशन ऐसे इसलिए निकाला क्योंकि इन बॉडी को अगर कंसीडर किया तो इनका सेंटर ऑफ मास की मोशन ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। और इस प्रकार के मोशन के लिए अगर एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ऐसा पता है, डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों ने सेम है, तो हम ये रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आसान है, हमारे पास रिलेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू अगर 0 है तो एस हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर है। तो इस केस में S1 अपॉन S2 हम निकाल सकते हैं। S1 अपॉन S2 इक्वल टू हाफ पहले केस का एक्सीलरेशन g साइन थीटा इंटू T1 का स्क्वायर, दूसरे केस में हाफ g साइन थीटा बाई 2 इंटू T2 का स्क्वायर। ओके, सेम हाइट से और आइडेंटिकल ज्योमेट्री है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम रहेगी। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। सो ये आ जाएगा 1, कुछ कैंसिल हो रहा है? हाफ जी चले गए, डिस्टेंसेस सेम है ये चले गए, जी जी चला जाएगा, साइन थीटा चला जाएगा। सो ये बन जाएगा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये सिर्फ 2 बच रहा है ना, सो दिस इज 1/2, ये इधर चला गया, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1/√2, 1/√2। आया क्या ध्यान में? आपको ऐसा पूछा था कि एक सरफेस अगर स्मूथ है और दूसरा रफ है, तो एक सरफेस पर ये सर्कुलर रिंग जब नीचे आएगी तब सिर्फ स्लाइड होते हुए नीचे आएगी, सिर्फ स्लाइड होगी, और जब रफ है तब रोलिंग होगी, ठीक है। सो अगर इनको सेम हाइट से नीचे आना है तो नीचे आने के लिए लगने वाले सब टाइम का रेशो निकाल लो, ठीक है। तो हमने कहा जब ये स्लाइड होगी तब इसका एक्सीलरेशन रहेगा जी साइन थीटा, और जब रोलिंग होगा तब हमारे पास पता है एक्सीलरेशन रहेगा जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो वो वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा बाई 2। अब सेंटर ऑफ मास की मोशन ये तो लिनियर मोशन रहेगी और ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमारे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन हम लगा सकते हैं। आइडेंटिकल ज्योमेट्री है, सेम हाइट से नीचे आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है, S1 अपॉन S2 सेम है, बाकी हमने रिलेशन यूज किया है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।
चलो two equal and opposite forces are applied tangentially to a uniform disk of mass m and radius capital R. If disk is pivoted at its center and is free to rotate in its plane, then find alpha. देखो क्या है, देयर इज डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क है ऑफ मास m एंड रेडियस r, और इसको कहां पर फिक्स किया है? सो इट इज फिक्स्ड एट सेंटर, ठीक है। और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टेंजेंशियली, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई किए हैं। तो आपको पूछा है अल्फा निकाल लो, निकाल पाएंगे क्या? तो पहले तो ये डिस्क है, एम आई क्या रहेगा? एम आर स्क्वायर बाई 2, तो वही हमारा रिलेशन आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। निकालो बरा आंसर क्या आएगा, या बताओ मुझे क्या आएगा। अल्फा के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर क्रॉस एफ अपॉन आई, या अल्फा के लिए क्या लिखूं बताओ। यहाँ पर टॉर्क कितना रहेगा, टोटल टॉर्क? बोलो टॉर्क क्या रहेगा यहाँ पर टोटल, या आई की वैल्यू बता दो। चलो पहले तो आई की वैल्यू लिख लेता हूँ, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ठीक है। इसे मैं जानबूझकर आर क्रॉस एफ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर नेट टॉर्क कितना आएगा, सिर्फ आर क्रॉस एफ आएगा, या ये एफ फोर्स भी इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये एफ फोर्स भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सो टोटल टॉर्क क्या यहाँ पर 2 टाइम्स आर इंटू एफ आएगा क्या? क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या, बताओ। देखो यहाँ पर जो ये टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ये इसे रोटेट करने की कोशिश करने वाला है, और साइमल्टेनियसली ये टेंजेंशियल फोर्स जो लगेगा, ये इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। सर क्या हम इसको कपल भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कह सकते हो। कपल कैसे निकालते हैं? सो कपल रहेगा फोर्स इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। सर यहाँ पर भी तो वही आ रहा है, 2r इंटू एफ, बिल्कुल सही है, वही है, क्योंकि इफेक्ट सेम प्रोड्यूस होने वाला है। इफेक्ट विल बी रोटेशन अबाउट इसका सेंटर।
बस इतना ही इसका ट्रिकी पार्ट है, बाकी तो अल्फा की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी। एक आर यहाँ के साथ चला जाएगा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, दिस इज 4f अपॉन एम आर। सिर्फ इस पार्ट के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। कौन से पार्ट के लिए, यह आपको ध्यान में आए। नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। मुझे तो यहाँ पर नेट टॉर्क लिखना चाहिए। चलो बस आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जाओ आगे। A wheel starts from race and attains the angular velocity of 20 radian per second. After being uniformly accelerated for 10 seconds, the total angle through which it has turned during this time interval will be। क्या कहा है, देयर इज अ व्हील, शुरुआत में रेस्ट पर था, ठीक है। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये रोटेट होने लगा, तो इन t इक्वल टू 10 सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब आपको पूछा है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बता दो इन 10 सेकंड। सो दिस इज लाइक सर u पता है, v पता है और t पता है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। बिल्कुल सही है। क्या रिलेशन यूज करना पड़ेगा सर, कोई भी रिलेशन यूज करो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, या थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दोनों में जरूरत है अल्फा की। क्या अल्फा की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? हाँ आसान है। कैसे निकाल पाएंगे अल्फा? अल्फा इक्वल टू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा अपॉन टी, v minus u by t. So this is 20 minus 0 upon 10, that is 2 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। कहीं पे अभी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे में करते हैं, थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आने वाली है। ओमेगा नॉट तो 0 है, टाइम 10 है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 2, टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 100 रेडियन। सही है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पूछे हैं आपको। अगर ऐसा पूछा रहता, यहाँ पर तो अभी टोटल एंगल पूछा है,
नंबर ऑफ टर्न्स पूछे रहते तो आप क्या करते? नंबर ऑफ टर्न्स पूछे रहेंगे तो क्या करोगे आप? तो आप कहोगे सर देखो, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, तो 100 रिवॉल्यूशन में, सॉरी 100 रेडियन में n टर्न्स हो जाएंगे। सो n की वैल्यू आ जाएगी 100/2 पाई। सो नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीटेड विल बी 100/2 पाई। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं हाँ, एक स्टेप आगे जाकर। चलो